नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है डेज से संबंधित। देखिए, आज हम देखेंगे 7 मई से संबंधित कुछ चीजें। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए वो है हमारे लिए वैशाख दिवस, इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो देखिए 7 मई के दिन हम मनाते हैं सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस दिवस पे कि हर साल इसी डेट पे नहीं मनाया जाता है। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स ये डिसाइड करता है हर साल कि किस दिन यह वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ किस लिए है भाई, सिर्फ 2020 के लिए है। तो 2020 में एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? 7 मई को। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 1996 में। ठीक है भाई। कौन है इसका हेड है भाई IAAF, ये इसका शासी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1912 में। मोनाको में इसका मुख्यालय है और जो हाल फिलहाल में इसके प्रमुख हैं वह है सेबेस्टियन कोए। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात 7 मई में ये आती है जो मैंने आपको एक दिन पहले ही बताई थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, इन्हें ही रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है और इन्हें ही रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं के जो बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर, यही थे भारत देश के फर्स्ट ICS, ठीक है, भारत देश के पहले इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी 1861 में बनाए गए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा ठाकुर में और टैगोर में। बार बार बच्चों का यही क्वेश्चन आता है जब से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में, है ना। अब महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें क्या दिया गया था? भारत देश की तरफ से, मतलब क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार। ठीक है भाई, भारत देश की पहली शख्सियत हैं जिन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि किताब के लिए दिया गया था वर्ष 1913 में। न सिर्फ ये भारत देश के पहले व्यक्ति बल्कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, इस कहां से? लिटरेचर से संबंधित है। और भारत देश का तो पहला नोबेल पुरस्कार ही कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो भाई ये क्या होता है? महत्वपूर्ण आता है। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है, देखिए दो देश हैं जिन्होंने एक ही व्यक्ति के 2 गानों को क्या किया है? अलग अलग नेशनल एंथम घोषित किया है। एक तो भारत देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो है आमार सोनार बांग्ला, वो भी लिखा गया है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देखिए कितना एक अच्छा रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया है, कितनी अच्छी एक क्या हो गई है? उक्ति आ गई है कि एक ही व्यक्ति के दो चीजों को, 2 देशों का क्या बनाया गया? एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन का 7 मई का, वो है भाई वैशाख दिवस। इसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और इसे ही बुद्ध जयंती कहते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे सर इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में कैसे महत्वपूर्ण हो गया? मैं आपको समझा देता हूं ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया। देखिए एक तो महत्वपूर्ण ये है बुद्ध धर्म, है ना। अगर आप एशिया में जाएंगे, एशिया पैसिफिक वाले रीजन में जाएंगे, तो पूर्वी जो एशिया वो लगभग पूरा का पूरा क्या हो गया? बुद्धमय हो गया है। बुद्ध धर्म की शुरुआत तो भारत देश से हो रही है, लेकिन जो पूर्वी एशिया है वहां पर बुद्ध धर्म एक मेजोरिटी, सबसे बड़े धर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। इसीलिए बुद्ध क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए मनाया क्यों जाता है ना। एक तो ये हिंदू धर्म के लिए भी पवित्र है। हिंदू धर्म के लिए क्यों पवित्र है? आपको पता, अवतारवाद की संकल्पना। जैसे जैसे बुद्ध और महावीर आते जा रहे थे वैसे वैसे हिंदुओं को लग रहा था कि क्या होगा? धर्म क्या होगा? हमारा खत्म ना हो जाए। इसीलिए अवतारवाद की संकल्पना का जन्म हुआ था। और इसी अवतारवाद की संकल्पना के तहत 9वां अवतार विष्णु के कौन बना दिए गए थे? किसे? बुद्ध को कहा गया था क्या है कि ये किसके? विष्णु के 9वें अवतार है। इसलिए हिंदू भी इन्हें बहुत अच्छे से, बहुत श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे रखने की कोशिश करी। बुद्ध के विषय में, जीवन के विषय में, उनके सिद्धांतों के विषय में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम जो घटनाएं घट रही हैं आज के दिवस से हम उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए देखिए तीन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की, तीनों किससे संबंधित है? वैशाख, हिंदू धर्म का एक महीना है वैशाख, उसकी जो पूर्णिमा पड़ती है उसे ही कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा। तो देखिए
जब इनका जो जन्म हुआ था बुद्ध का, वो हुआ था 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 486 बीसी में। दोनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे जितनी लाइंस लिखी सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, है ना, बट छोड़िएगा मत। आगे देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 563 बीसी में जन्म हुआ था और 486 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर से रिपीट कर लीजिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, ग्रह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में आपको पता है कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े में बैठकर घर से क्या कर रहे हैं, राजमहल से बाहर निकल जा रहे हैं। उसे इस भाषा में, मतलब बुद्ध की भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। मतलब उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ गए। नेक्स्ट वाली जो घटना है वो है ज्ञान प्राप्ति की घटना। बोध गया, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। इसे बुद्ध कहते हैं कि मुझे संबोधि की प्राप्ति हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी किस दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा, है ना, किस दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट घटना होती प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश आपको याद होगा, जो 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ ये क्या निकले थे, तपस्या करने के लिए। उन्हीं 5 ब्राह्मण जब खीर वाली घटना के बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या हो रहा है, वही 5 ब्राह्मण बाद में मिल रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, और उन्हें सारनाथ, सारनाथ आपको याद है, बनारस, वाराणसी, है ना, जहां से अशोक स्तंभ लिया गया है। तो सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को पहली बार बुद्ध उपदेश देंगे। इसे बुद्ध कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब बुद्ध की मृत्यु हो रही है कुशीनगर में, उससे बुद्ध ने कहा कि मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई है। अब मैं इस जीवन के मोह माया से, इस जीवन के चक्र से क्या हो गया हूं, ऊपर उठ गया हूं, और अब ईश्वर के पास जा रहा हूं। इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप इसे क्या करिए, बहुत गौर से देख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। हम चलते हैं आगे अपने करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए, नीति आयोग। नीति आयोग जिसका निर्माण योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, आपको पता है। इन्होंने जो भारत देश के बीमारू राज्य हैं, उन बीमारू राज्य आपको पता है ना भाई, जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं कुछ, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं। तो बीमारू राज्यों में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कार्यक्रम चलाया है। ठीक है भाई। और इस कार्यक्रम के तहत जो बुजुर्ग, आपको पता है क्वारंटाइन, लॉकडाउन की समस्या में बुजुर्ग ज्यादा बेचारे परेशान हो रहे हैं। विशेषतः वो जिनके बच्चे उनको क्या करके चले गए, छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ के जो राज्य हैं हमारे उत्तर भारत के बीमारू राज्य, इन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार से क्या कट गया है हमारा, झारखंड कट गया, एमपी से क्या कट गया है भाई हमारा, सीजी कट गया है। इन्हें ही हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं, है ना। इस विषय में अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ के लिए एक योजना चलाई है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। जस्ट ऐसा ही कार्यक्रम आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी चलाया था, जिसका नाम था सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। ठीक है भाई। नीति आयोग मैं बता चुका हूं आपको, योजना आयोग के स्थान पर बना था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पदेन अध्यक्ष, वो होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, और जो सबसे प्रमुख जो पूछे जाते हैं वो है सीईओ। कौन है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निकाला है एक निगाह कार्यक्रम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा कार्यक्रम भाई, निगाह कार्यक्रम। देख लीजिए, निगाह, है ना। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, जो बाहर राज्यों के लोगों से, जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, उनको राज्य क्या कर रहा है, बुला रहा है। आपने देखा था भारत देश से भी जो विदेशों में लोग फंसे थे उनको भारत देश क्या कर रहा है, बुला रहा है। वैसे ही जो लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर थे और वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, तो उनको बताने के लिए कि आप घर पर रहिए, आप क्वारंटाइन आपको रखना पड़ेगा 14 दिन, तो आप कैसे अपनी जो बेसिक जो नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे क्वारंटाइन में रहकर, आप कैसे किसी घर के किसी दूसरे सदस्य को क्या कर दें, कोरोना से ग्रसित ना कर दें, लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ऐसे ये निगाह कार्यक्रम इसी तरह से ये चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी थी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों के वयस्कों को 120 दिन रोजगार की बात करी थी। इसके अलावा आपको याद होगा ई संजीवनी ओपीडी भी इन्होंने शुरुआत करी थी, है ना, ऑनलाइन ओपीडी एक शुरुआत करी थी। और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, घर घर जाकर लोगों को बताने की कोशिश की थी इस कैंपेन के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस तरह से था ये हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास
आईआईटी है ना, आईआईटी आपको पता बहुत योगदान कर रही है। आईआईटी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। इस बार आईआईटी की जो एल्यूमिनी है, एल्यूमिनी का तात्पर्य ये होता है जो लोग अब क्या हो चुके, सीनियर्स हो चुके हैं, इट मीन जो पास आउट हो चुके हैं, है ना, जो अलग अलग जगह पर अब कार्यरत है। तो पैन आईआईटी एल्यूमिनी के द्वारा ये क्या बनाया गया, कोविड-19 टेस्ट बस है ना, कोविड-19 टेस्ट बस, ये भाई बहुत अच्छी बस बनाई गई है। इसका क्या तात्पर्य, इसका ये है कि एक बस में ही पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है, वहीं से लोगों को क्या कर लिया जाएगा, वहीं लोगों का नमूना ले लिया जाएगा, वहीं चेक कर लिया जाएगा टेस्ट के द्वारा कि व्यक्ति को कोविड है कि नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या नहीं करना है, क्वारंटाइन कैसे होना है, आइसोलेट कैसे होना है, इंस्टेंट में चेक भी हो जाएंगे, आपके फेफड़े चेक हो जाएंगे। अगर कोई रिपोर्ट बाहर भेजी जानी है तो बाहर ही ऑनलाइन क्या कर लिया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाएगी। बहुत बड़ा इन्होंने तो कहा है कि 5 मिलियन तक हम एक महीने में क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक भेंट, मतलब बहुत अच्छा एक उपहार है आईआईटी एल्यूमिनी के द्वारा देश को। ठीक है भाई, पैन आईआईटी एल्यूमिनी। मैं आपको बताना चाहूंगा 23 आईआईटीज, 23 टोटल आईआईटीज है भारत देश में। इस पैन आईआईटी एल्यूमिनी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और जो इसके अध्यक्ष है वो है रामनाथ एस मणि। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए एक और काम हुआ है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, एक रिन्यूएबल पीपीई, मैं आपको बता चुका हूं पीपीई है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। उससे आपको पता है कि जो डॉक्टर्स है ऊपर से क्या है, पॉलिथीन जैसा लबादा ओढ़ लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, गॉगल लगा लेते हैं ताकि कोई वायरस उनको अटैक ना करे। तो जो वो किट यूज करते हैं वो सिर्फ एक बार के लिए रहती है। ऐसे में क्या होता है, खर्चा बहुत होता है। तो आईआईटी दिल्ली ये चाह रही है कि एक रीयूजेबल पीपीई बनाई जाए, मतलब हम एक बार यूज करें फिर उसको क्या कर दें, साफ सफाई कर दें, चाहे केमिकल से चाहे धोकर कैसे भी, और फिर उसके बाद फिर से उसी पीपीई का उपयोग कर लिया जाए। तो इसके लिए हमारे क्या किया है, आईआईटी दिल्ली ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। फिर से बता दे रहा हूं, रीयूजेबल क्या पीपीई किट किसके द्वारा समझौता, पीएनबी हाउसिंग बैंक के द्वारा। इसके अलावा आपको पता होगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक प्रकृति ऐप भी लॉन्च किया गया था और ट्रिपल आईटी दिल्ली के द्वारा वॉश करो ऐप लॉन्च किया गया था। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयुष कवच कोविड ऐप। इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताएगी कि कैसे आप घर की चीजों का ही, घर के किचन में जो सामान आपके रहते हैं, मिर्च, नमक और जो औषधि है ना, काली मिर्च, बाकी चीजें, इसी से आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा क्या है उत्तर प्रदेश का आयुष कवच ऐप, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ही क्या किया गया था, प्लाज्मा थेरेपी का एक सरकारी अस्पताल में पहली बार परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला भी उत्तर प्रदेश क्या था, भारत देश का पहला राज्य था। ठीक है, और टीम 11 की भी घोषणा की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, एक बुक आई है बहुत महत्वपूर्ण, विजिएंट एट कारगिल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विजिएंट एट कारगिल। ये एक व्यक्ति है विजिएंट है ना, जो शहीद हो गए थे कारगिल के समय पर। उनके पिताजी और उनकी बेटी ने बुक लिखी है जिनका नाम है कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही ये विजिएंट क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। इसलिए इनकी याद में ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीर चक्र से सम्मानित है। अब आपको पता होगा 6 चक्र होते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हमारे पास समय कम है। एक होता है क्या, परमवीर चक्र, एक होता है महावीर चक्र और एक होता है वीर चक्र। ठीक है, 3 ये हो गए। और यहाँ पर क्या होता है भाई, एक होता है हमारे पास अशोक चक्र, एक होता है हमारे पास कीर्ति चक्र और एक होता है हमारे पास शौर्य चक्र। ये होता है वॉर टाइम पर और ये होता है पीस टाइम पर। तो 6 चक्र हमें देखने को मिलते हैं। अब याद कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा क्या है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए, पहले आप वीर बनेंगे, फिर आप और ज्यादा वीरता दिखाएंगे तो आप महावीर बनेंगे, और बहुत ही ज्यादा वीरता दिखा देंगे तो परमवीर बन जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, जब आप शौर्य दिखाएंगे तब आपको क्या होगी, है ना, जब आप शौर्य दिखाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, कीर्ति प्राप्त होगी। और जब आपको बहुत ज्यादा कीर्ति प्राप्त हो जाएगी तो आप अशोक के जैसे महान बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र, 6 चक्र होते हैं। शांति काल के लिए ये वाला और वॉर टाइम के लिए वाला। तो इन्हें किससे दिया गया था, वीर चक्र से सम्मानित है ना। आपको याद होगा कौन, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर, है ना, बाद में बात करते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं।
पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष फिर से रीइलेक्ट कर दिए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। हमारे पास समय कम है इसलिए अब ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अब समितियों में बाद में बात करेंगे, है ना, मुझे समझाना था, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण समिति है ये। इसके अलावा श्रम ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो बनाए गए हैं डीपीएस नेगी, है ना। इसके अलावा इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनाए गए हैं कौन, मुस्तफा अली कदीमी, इसकी राजधानी बगदाद है इराक की और दिनार यहाँ पे उपयोग की जाती है। इसके अलावा आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उसके बनाए गए हैं अध्यक्ष तरुण बजाज। अतः अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।